बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस हफ़्ते मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी की वफ़ात एक बड़ा कौमी वाक़या बन गई। उनकी वफ़ात जहाँ अचानक थी और गैर मुतवक्को थी, वहाँ उनकी नमाज जनाज़ा में लाखों अफराद की शिरकत ने उसे मुल्की तारीख़ का एक बड़ा जनाज़ा बना दिया। और कहा जा रहा है कि लाहौर में और इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान पर इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। शायद बेनज़ीर का जो जलसा 1988 में हुआ था वो कुछ बड़ा होगा, या फिर ये दोनों बराबर होंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। मौलाना की अचानक वफ़ात से उनके अक़ीदतमंदों को शॉक लगा, और सिर्फ उनके अक़ीदतमंदों को नहीं बल्कि जो दूसरे लोग थे वो भी सदमे में आए, क्योंकि मौलाना ने कुछ ज़्यादा उम्र नहीं पाई। 54-55 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हो गई और उनकी बीमारी की भी कोई इतला नहीं थी। चुनांचे हर लिहाज से उनकी वफ़ात की खबर एक शॉकिंग न्यूज़ थी। तो अगर हम मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी की सियासी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो ये 3-4 साल की बात है। इससे पहले वो मंजर आम पर नहीं थे। एक आम आलमी दीन के तौर पर अपने महल्ले या इलाके में उनकी शनाख्त थी, लेकिन मुल्की सतह पर उनकी कोई उर्फियत नहीं थी। ये तब हुआ जब मुमताज़ कादरी को सलमान तसीर के कत्ल पर सज़ाए मौत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ाए मौत को बरकरार रखा और उसे दहशतगर्दी के मुकदमे में बदल दिया। चुनांचे सज़ाए मौत पर अमल हुआ तो उस वक्त मौलाना ख़ादम हुसैन रिज़वी ने तहरीक लब्बैक बनाई और मुमताज़ कादरी को फांसी से बचाने की कोशिश की, जो नाकाम हुई। उसके बाद जब उनको फांसी दे दी गई तो रावलपिंडी में उनका जनाजा तहरीक लब्बैक ने पढ़ा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और पूरा इलाका लोगों से भर गया था। और कहा जा रहा था कि रावलपिंडी की तारीख़ में इतना बड़ा जनाजा इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो तहरीक लब्बैक उस जनाजे से मशहूर हुई और मंजर आम पर उसका तारफ़ हुआ, वरना इससे पहले लोग तहरीक लब्बैक के नाम से नावाकिफ़ थे। तहरीक लब्बैक दूसरी मरतबा तब मंजर आम पर आई जब नवाज शरीफ की हुकूमत के आखिरी ज़माने में अरकान पार्लियामेंट के हलफनामे से ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ा एक शिक के अल्फाज तब्दील हुए। ये एक क्लारिकल गलती थी जिसे ठीक कर दिया गया, और उसमें कोई मानवी तौर पर तारीफ़ नहीं थी, लेकिन आवाम पर जो तासुर पहुँचाया गया वो ये था कि ये ख़त्म नबूवत से इनकार की शिक है। चुनांचे उस पर तहरीक चली, बहुत से लोग इस हुकूमत की मुखालफत में आगे नज़र आए, लेकिन जो तहरीक चलाई इस मसले पर सबसे मुअस्सर वो तहरीक लब्बैक थी। और इस मौके पर उन हजरात ने, उन अनासर ने, उन ताकतों ने जो हमेशा सियासी खेल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करने में कामयाब हो जाती हैं, उन्होंने इस मौके को भी इस्तेमाल किया। और आपने फिर देखा कि हुक्मरान पार्टी के वज़ीरों के दफ्तरों पर हमले हुए, उनकी वज़ीरों की सिक्योरिटी अचानक ही चेंज हो गई, उनके घरों पर हमले हुए, एक वज़ीर को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया और कई लोग इसमें मारे भी गए। और एक खासा लंबा चौड़ा धरना पंजाब की मुख्तलिफ सड़कों के अलावा फैज़ाबाद पर पहुँचा, जहाँ वो कई दिन बैठा रहा और उसे उठाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। और उसी धरने के अख्तिताम पर फिर ये मसला हल हुआ, और उस धरने को इख्तिताम तक ले जाने के लिए जो इक़दामात किए गए वो भी आपके सामने हैं। ख़ास तौर पर वो क्लिप तो बहुत मशहूर हुआ जिसमें एक बहुत बड़ा अफसर धरने के शुरका को 1,000 रुपये के नोट तकसीम कर रहा था। तो ये धरना और ख़त्म नबूवत का ये इशू अपनी जगह पर एक दीनी फरीज़ा था, लोगों ने समझा इसको और दीनी फरीज़ा समझ कर इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जो पसे पर्दा ताकते हैं उन्होंने इससे पूरा फ़ायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि तहरीक लब्बैक एक मजबूत पार्टी बन गई और एक ऐसी क़ुव्वत बन गई जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। लेकिन मसला तब पैदा हुआ जब इमरान खान की हुकूमत आई और आसिया नामी खातून जिस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम था उसको उसकी सज़ा माफ़ करके उसे बाहर भेज दिया गया। इस मौके पर तहरीक लब्बैक आगे आई और उसने धरना देने की कोशिश की, लेकिन रियासत ने उसे पूरी क़ुव्वत से कुचल दिया और ये तहरीक लब्बैक कोई धरना देने में, कोई मुज़ाहरा करने में नाकाम रही। उसकी क़यादत गिरफ़्तार कर ली गई और यूँ ये मसला बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे इस पर कोई एहतजाज की आवाज़ उठी नहीं थी। तीसरा मौका तहरीक लब्बैक के सामने आने का अब हुआ जब फ़रांस में तौहीन आमेज़ खाके किसी ने बनाए और उस पर पूरे आलम इस्लाम में रद्द-ए-अमल हुआ। तो तहरीक लब्बैक ने मुतालबा किया कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए, और उस मुतालबे को लेकर वो फिर रावलपिंडी पहुँच गई और वहाँ एक धरना दे दिया जो 2 दिन जारी रहा, 2-3 दिन जारी रहा। उसके बाद हुकूमत ने एक बहुत चालाकी की और यूँ समझिए कि तहरीक लब्बैक से एक हाथ कर दिया। मादा ये हुआ कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसके निकालने की कार्रवाई मशरूत होगी पार्लियामेंट के फ़ैसले से। यानी पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दिया जाए। ज़ाहिर है पार्लियामेंट ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकती, वो नहीं करेगी। चुनांचे ये एक हाथ था और तहरीक लब्बैक की क़यादत को पता था कि ये एक धोखा हुआ है, लेकिन
सुना गया है कि तहरीक की क़यादत को कुछ सख्त पैगाम दिया गया कि आप यहाँ से उठ जाएं। तो उसके बाद की बात वो समझ गए कि ये यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया और मौलाना फिर वही रहे। सुना है कि बीमार हो गए और बीमारी की हालत में जब वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अस्पताल लाया गया, लेकिन पता चला कि अस्पताल आते हुए रास्ते में उनकी वफ़ात हो चुकी थी। ये अपनी जगह पर एक अहम वाक़या है और उनका जनाजा भी एक अहम वाक़या है। अब आगे के इसके ये दो हिस्से हैं इस कहानी के। एक हिस्सा तो ये है कि मौलाना की वफ़ात का नुकसान सबसे ज़्यादा किसे पहुँचा। वो जो पसे पर्दा क़ुव्वतें हैं उनके लिए किसी को किसी से फ़ायदा उठाना मुश्किल काम नहीं है। वो जब चाहें किसी किरदार को आगे पीछे कर सकती हैं। अभी आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के एक बहुत अहम लीडर जनरल कादिर बलोच वो पार्टी से अलग हो गए और अलग होने के बाद उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि मैं नवाज शरीफ को गद्दार समझता हूँ। तो उसकी कहानी मुस्लिम लीग नून ही के एक लीडर शाह मोहम्मद शाह जो कादिर बलोच के बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बताई कि उन्हें एक फ़ोन आया था और उस फ़ोन में उन्हें कहा गया था कि अब आप इस पार्टी से अलग हो जाएं और ये बयानी अख्तियार करें। तो चुनांचे ये इस्तेमाल करने वाले जो हैं इनके पास कई ज़राए होते हैं और जब वो किसी ज़रिए से महरूम होते हैं तो वो एक नुकसान तो उन्हें उठाना पड़ता है। तो ये एक तो सेटबैक ये हुआ। दूसरा अब ये है कि तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान में इस लिहाज से एक बहुत ही अनोखे मामले का बास बनी, वो ये है कि अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के लोग इससे पहले माजी में किसी एक लीडर पर इस तरह मुत्तहद नहीं हुए थे, इस तरह जमा नहीं हुए थे जिस तरह मौलाना खादिम रिजवी पर मुत्तहद हुए। माजी में एक बहुत कदावर शख्सियत, बहुत बड़े आलम, स्कॉलर और मुतहर्रक सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम JUP के कायद बने थे। तो कराची और हैदराबाद की हद तक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के तमाम आबादी के वो नुमाइंदा बन गए थे, लेकिन पंजाब में उनकी हैसियत इस तरह मुतफ़क़ा नहीं थी जिस तरह कराची और हैदराबाद में थी। अंदरून सिंध भी उनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी, लेकिन वहाँ इसी मसलक के दूसरे गिरोह भी मौजूद थे जो इनकी क़यादत पर मुत्तहद नहीं थे। ये मौलाना खादिम रिजवी ने ये अजीब मार्क असर किया कि उन्होंने तमाम अहले सुन्नत वल जमात को अपनी ज़ात के पीछे इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया और उनके सामने तमाम दूसरी क़यादतें और दूसरी तंजीमें और दूसरी तहरीकें अंजुमन मांद पड़ गई और वो एक किस्म के बिला मुबालगा अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के मुत्तफ़िक़ा लीडर बन गए थे। तो क्या अब ये जमात उसी तरह मुत्तहद रहेगी? अगर इंतखाबात होते तो लब्बैक तहरीक में कई धड़े बन जाते। इंतखाबात और धड़ेबंदी के इस ख़तरे को सामने रखते हुए उन्होंने एक बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला किया कि मौलाना के नौजवान बेटे को तहरीक का नया अमीर बना दिया है। लेकिन क्या इस अमीर में वही मक़नातीसी शख्सियत होगी जिसने लोगों को मौलाना रिजवी के गिर्द इकट्ठा कर लिया था? ये देखने वाली बात है और बज़ाहिर लगता है कि ये बहुत मुश्किल और कठिन और कार-ए-दारद किस्म का मार्का है जो इस नौजवान अमीर को लड़ना पड़ेगा। उनमें क्या खिताबत की वो सलाहियतें हैं, क्या तर्ज और मज़ाह और वो एक क्या कहना चाहिए कि पुरलुत्फ़ किस्म की गालियों का बड़ी महारत से इस्तेमाल, ये चीज़ें वो क्या वो कर सकेंगे? और दूसरा ये कि क्या उनका रोब व दबदबा ऐसा होगा जैसा मौलाना रिजवी का था? मौलाना रिजवी जिसे डांट देते थे वो बोल नहीं सकता था, तो क्या ये नए अमीर की शख्सियत में ये सारी बातें होंगी? बज़ाहिर तो ये मुश्किल लगता है, देखना पड़ेगा कि ये क़यादत कितने अरसे तक मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहदा रहती है और क्या ये तहरीक लब्बैक को इसी तरह मौजूदा शक्ल में मुत्तहद रख सकती है या नहीं। ये आने वाले दिनों की बात है। इसके पैरेलल जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि अपोजिशन जलसों पर डटी हुई है। इतला ये है कि इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को एक आर्डर दे दिया है और उस आर्डर पर अमल दरामद करने का फ़ैसला हो गया है कि मुस्लिम लीग नून की पूरे सूबे में जो क़यादत है वो गिरफ़्तार कर ली जाए और किसी कीमत पर भी मुल्तान और लाहौर के जलसे नहीं होने दिए जाएँ। बज़ाहिर ये बहुत जुर्रतमंदाना फ़ैसला है क्योंकि हुकूमत इस तरह के फ़ैसले आमतौर पर किए नहीं करती, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इमरान खान की हुकूमत को उन नताइज और अवाक़िब और उस सूरत हाल का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है जो इस गिरफ़्तारी की पकड़ धकड़ की मुहिम से क्रैकडाउन की वजह से पैदा होगी और लाजमन पैदा होगी। इसे हम कह सकते हैं कि वो बेखबर भी हैं और बेपरवाह भी हैं और उन्हें संगीनी का एहसास नहीं है। रिपोर्ट तो ये भी है कि ये हुक्म पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि इससे बहुत बड़ा फितना पैदा हो जाएगा जिससे निपटना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो इस तरह के क्रैकडाउन से इनकार कर दिया है। चुनाचे पेशावर का जलसा हो रहा है और इस जलसे में इतला ये है कि मरियम नवाज साहिबा
पंजाब गिर सतह पर जलसों जुलूसों और रैलियों का शेड्यूल देने वाली है। इसका मतलब ये है कि क्रैकडाउन होगा, लाहौर और मुल्तान के जलसे रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ पूरे पंजाब में भी हुकूमत को मुखालिफाना जलसों जुलूसों रैलियों मुजाहरों का सामना होगा और सूरत हाल उस तसादम की तरफ जाएगी जिसका फ़ायदा अपोजिशन को ज़्यादा और हुकूमत को कम होगा, बल्कि हुकूमत को ज़्यादा नुकसान होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को सरासर नुकसान होगा। अपोजिशन जो चाहती थी इमरान हुकूमत शायद वही कुछ करने जा रही है। एक इतला ये भी है कि नैब की तरफ से मायूस होकर इमरान खान ने ये ऐलान किया था कि मैं अपने मातहत इदारों को करप्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करूँगा। करप्शन से मुराद अपोजिशन है और ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चुनांचे उन्होंने अपने मातहत महकमों FIA और ये जो दूसरे एंटी करप्शन वगैरह इन इदारों के अफसरों को तलब किया और सुना गया कि उनसे कहा गया है कि ये फ़लाँ 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 अपोजिशन लीडर पकड़ लो और उन्हें जेल में डाल दो। इन अफसरों ने कहा कि उन्हें किस जुर्म के तहत हम पकड़ें, कौन सी कार्रवाई करें, क्या सबूत है। तो उन्हें बताया गया कि सबूत की ज़रूरत नहीं है, बस आप पकड़े और अंदर करें। ये वो तरीक़ा है जो आज से 40 साल पहले 50 साल पहले इस मुल्क में नाफिज था और कामयाबी से इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन फिर वक्त बदल गया और इस तरह के हालात ख़त्म हो गए कि जिनमें बिला सबूत एक पूरी अपोजिशन को आप अंदर कर दें और ऊपर मुकदमा भी ना चलाएं सही तरीके से, बल्कि बस अंदर कर दें, गिरफ़्तार करके उनका पंजाबी मुहावरे के मुताबिक मक्कू ठप दें। तो इमरान खान ये समझने से कासिर हैं कि इस ज़माने में 2020 में ये 1950 और 60 और 70 का जो फार्मूला है वो कभी नहीं चल सकता। जिस तरह आज से 50 साल पहले की एंटीबायोटिक गोलियाँ अब असर नहीं करती, रेजिस्टेंस पैदा हो गई है इंसानी जिस्म में, बीमारियों के जरासीम में, तो वो पुरानी एंटीबायोटिक जो हैं वो असर नहीं करती। अब उनकी जो न्यू जनरेशन जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करना पड़ती हैं और वो न्यू जनरेशन भी हर 2-3 साल के बाद उनमें मॉडिफिकेशन करना पड़ती है, बदलना पड़ता है, उनको अपडेट करना पड़ता है। तो इमरान खान वही पुराना 50 साल पुराना तरीका, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो शहनशाह ईरान का तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका अंजाम मुल्क को भी भुगतना पड़ेगा और सबसे ज़्यादा इस अंजाम का जो शिकार होंगे वो ख़ुद इमरान खान होंगे। हुकूमत की तो सारी तवज्जो अपोजिशन पर है और मईशत की जो सूरत हाल है वो मज़ीद परेशान कुन शक्ल इख्तियार करती जा रही है। अगरचे आपने बड़ी हैरत के साथ वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान सुना होगा, कल परसों उन्होंने दिया था कि पूरे ख़ित्ते में पाकिस्तान की मईशत सबसे ऊपर जा रही है और मुझे समझ में नहीं आता कि किसने मशवरा दिया था कि उनको ये बयान दें और जिससे उनके हामी भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। मईशत की जो बाकी तस्वीर है वो आपके सामने, उसको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक दो कदरे नई बातें हैं। एक बात तो ये है कि मुत्तहिदा अमारात ने अब पैसे अपने वापस मांग लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ज़र मुबादला के बहुत बड़े बहरान का सामना हो सकता है। सऊदी अरब का कर्जा अगले महीने से देना शुरू करना है क्योंकि उसने ये पहले ही वापस मांग लिया था। अमारात की वापसी इसकी कुछ अरसे बाद, कुछ महीने के बाद हो गई। तो ये एक बहुत ही सख्त मरहला हमें दरपेश हो गया है और इसके साथ ही एक बड़ा ख़तरा ये सामने आया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत अपने मुल्क से बहुत सारे पाकिस्तानियों को जो वहाँ रोज़गार की गर्ज से मुकीम थे और वहाँ मुलाजमत कर रहे थे, उनको निकालने का फ़ैसला कर लिया है। और अगर इस फैसले पर अमल दरामद जल्दी होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी आफत हो गई। तीसरी तरफ एक बड़ा स्कैंडल कपास का चल रहा है कि हुकूमत के अपने ख़ास पसंदीदा आदमियों ने कपास के नाक़िस बीज दिए किसानों को और उनकी वजह से कपास की फसल जो है बुरी तरह मुतासर हुई है। 40% बल्कि 50% के करीब का बताया जाता है कि कपास की फसल कम होगी। 15 लाख गांठों की हमें कमी का सामना है और अगले साल कपास की फसल इससे भी ज़्यादा तबाहकुन हालात का शिकार होने वाली है। तो ये तो मईशत की कुछ नई ख़बरें हैं जिनकी तरफ से हुकूमत या तो अनजान बनी हुई है या वाक़यतन अनजान है, लेकिन जो भी हो ये लतीफ़ा अपनी जगह बड़ा लोगों को मज़ाहिया महसूस होगा, लेकिन हकीकत में अफसोसनाक और दर्दनाक है कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत सारे ख़ित्ते में सबसे ऊपर जा रही है। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे हुक्मरानों को और दूसरों को भी कि वो मईशत की इस गिरती हुई सूरत हाल का नोटिस लें और जो तसादम अब यकीनी नज़र आ रहा है उसको रोकने के लिए कोई किरदार अदा करें, वरना ये तसादम हुआ तो मुल्क के लिए हकीकी मानों में वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसका हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। दर हकीकत नाजुक सूरत हाल अब पैदा हो रही है। नाजरीन, इसी पर खुदा हाफिज़।